बिटकॉइन जब कोड बना करेंसी, सोचो ऐसी करेंसी जो ना किसी कंट्री की है, ना ही कोई बैंक इसे कंट्रोल करता है और ना ही कोई गवर्नमेंट इसे गवर्न करती है या बैन करती है। फिर भी दुनिया भर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कभी 2 रुपए से भी कम थी और आज 90 लाख रुपए से भी ऊपर है। और इस डिजिटल करेंसी का नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन ही नहीं, एक मूवमेंट है, एक रिवॉल्यूशन है जिसने पूरी दुनिया को बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है बिना किसी मिडिल मैन के। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की, कहाँ से आया, क्यों बना, किसने बनाया, कैसे काम करता है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। चलो शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। 2008 में दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स हो चुका था। लेहमैन ब्रदर्स एक बड़ा अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस फर्म था जो दुनिया भर में काम करता था, लेकिन 15 सितंबर 2008 को यह कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लोगों का पैसा डूब रहा था। गवर्नमेंट बैंक्स को बेल आउट दे रही थी, मतलब टैक्स पेयर्स के पैसों से उन्हें बचाया जा रहा था। इस टाइम पर एक एनोनिमस इंसान या फिर एक ग्रुप जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, एक पेपर पब्लिश करते हैं इंटरनेट पर। यह पेपर था बिटकॉइन का वाइट पेपर, जिसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इस पेपर में एक डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट दिया गया था जो किसी गवर्नमेंट या बैंक के कंट्रोल में नहीं थी। लोग डायरेक्टली एक दूसरे को पैसा भेज सकते थे बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व हुए, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में होता। और यहीं से जन्म होता है बिटकॉइन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन बनाने का विजन क्या था। सतोशी का कहना था कि हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहां हमें किसी बैंक या गवर्नमेंट पे भरोसा न करना पड़े। एक ऐसा नेटवर्क जो ट्रांसपेरेंट हो, सिक्योर हो और सबके कंट्रोल में हो, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइजेशन का एक सिंबल बन गया, जहां ट्रस्ट किसी इंसान पे नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पे होता है। सतोशी ने कहा था, द रूट प्रॉब्लम विद कन्वेंशनल करेंसी इज ऑल द ट्रस्ट दैट्स रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क। मतलब हमें बैंक पे भरोसा करना पड़ता है कि वो हमारे पैसे को ठीक से हैंडल करेंगे, मगर अगर बैंक्स ही फेल हो जाएं, जैसे 2008 में हुआ था, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिटकॉइन ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम को तोड़कर ट्रस्टलेस सिस्टम बनाता है। यहाँ ट्रस्ट होता है कोड पर, सिस्टम पर, मैथ्स पर। ये एक ट्रस्टलेस सिस्टम बन गया जहाँ रूल्स क्लियर होते हैं और सभी के लिए सेम होते हैं। लेकिन सतोशी नाकामोटो कौन है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। किसी ने भी उसका फेस नहीं देखा, कोई प्रूफ नहीं मिला, सिर्फ कुछ ईमेल्स और फोरम पोस्ट्स हैं। और 2010 के बाद सतोशी डिसअपीयर हो गया। आज भी लोग स्पेक्युलेट करते हैं, क्या वो अकेला इंसान था या पूरा डेवलपर ग्रुप। इसका किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, बस थ्योरीज हैं, एजम्पशंस हैं। उन्होंने बिटकॉइन का पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया 3 जनवरी 2009 को। उस दिन बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन हुआ, जिसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। उस ब्लॉक में एक मैसेज छुपा था, द टाइम 3 जनवरी 2009, द चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये मैसेज एक सिंबल था, सिस्टम के फेल्योर की तरफ इशारा करता हुआ। अब बात करते हैं बिटकॉइन की सप्लाई और वैल्यू की। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स। जब ये बात हम कर रहे हैं, तकरीबन 19.7 मिलियन कॉइन्स माइन हो चुके हैं। इसका मतलब है जितना टाइम गुजरता जाएगा, नए बिटकॉइन्स बनाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी। लोग फ्री में ले रहे थे, माइनिंग कर रहे थे। फिर आया एक हिस्टोरिकल मोमेंट, मई 22, 2010। प्रोग्रामर लेज़लो हनीक ने 10,000 बिटकॉइंस देकर 2 पिज़्ज़ा खरीदे। पहली बार किसी ने बिटकॉइन से कुछ खरीदा था। फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन में कोई ट्रांजैक्शन हुई थी। और आज उन 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू है लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा। और इसी दिन को कहते हैं बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। अब बात करते हैं बिटकॉइन का प्राइस कैसे बढ़ा। 2011 में 1 BTC की वैल्यू 50 रुपीज़ के आसपास थी।
2017 में 13 लाख तक पहुंच गई। 2021 में ऑल टाइम हाई 52 लाख के आसपास थी। 2025 में अप्रॉक्स 85 लाख से 1.2 करोड़ के आसपास बीटीसी ट्रेड कर रहा था। इतनी रैपिड ग्रोथ के बावजूद बिटकॉइन वॉलेटाइल है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। कैसे काम करता है बिटकॉइन? इसका जवाब है प्रूफ ऑफ वर्क में। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सिस्टम है। इसमें हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है थ्रू माइनिंग। माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर्स एक टफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसको रिवॉर्ड के रूप में नए बिटकॉइंस मिलते हैं। इस प्रोसेस से बिटकॉइन नेटवर्क सिक्योर रहता है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कंज्यूम होती है, इसलिए क्रिटिक्स इसे एनर्जी इंटेंसिव कहते हैं। बिटकॉइन का वाइट पेपर, ये एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट है। सतोशी का वाइट पेपर एक 9 पेजेस का डॉक्यूमेंट था जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट इतनी क्लियरिटी से एक्सप्लेन किया गया था कि वो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। चाहे बात हो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन की या डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया गया था। क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करेगी, ट्रांजैक्शंस कैसे सिक्योर रहेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉकचेन का पूरा मैकेनिज्म भी इसी वाइट पेपर में दिया गया था। आज भी जब डेवलपर्स नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट शुरू करता है तो सबसे पहले वो इसी वाइट पेपर को रिफर करता है। एक तरह से कहें तो ये हर क्रिप्टो डेवलपर के लिए एक बाइबल के जैसा है। बिटकॉइन का दुनिया पर क्या असर पड़ा? अगर देखा जाए तो बिटकॉइन ने दुनिया में काफ़ी चीज़ों को बदल कर रख दिया। जैसे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अब बहुत ईजी हो गई हैं। पहले जब पैसे किसी दूसरी कंट्री भेजने होते थे तो बैंक और मिडिलमैन काफ़ी फीस और टाइम चार्ज करते थे। अब बिटकॉइन से ये काम बिना किसी बैंक के डायरेक्टली हो जाता है, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। फिर आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने पैसे को सेफ रखने का। बिटकॉइन ने उन लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनाया। रेमिटेंसेस यानी जो लोग पैसे अपने घर भेजते थे, जैसे फिलीपींस या नाइजीरिया में, उनके लिए बिटकॉइन ने काम आसान कर दिया। ट्रेडिशनल रेमिटेंस सर्विसेज हाई फीस चार्ज करती हैं, लेकिन बिटकॉइन से वो सब भी अवॉइड हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के टाइम पे लोग बिटकॉइन को एक सेफ ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। जैसे अगर किसी कंट्री में करेंसी की वैल्यू गिर रही हो या गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कम हो रहा हो तो लोग अपना पैसा बिटकॉइन में शिफ्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, वेनेजुएला में जब हाइपर इन्फ्लेशन हुआ तो लोगों ने बिटकॉइन को अपनाया। यूक्रेन रशिया वॉर में भी डोनेशन वर्ल्ड से बिटकॉइन के फॉर्म में आए। अब बात करते हैं बिटकॉइन हाल्विंग की और समझते हैं कि ये क्या होता है। बिटकॉइन हाल्विंग एक ऐसा इवेंट है जो हर 4 साल में होता है, जिसमें जो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है वो आधा हो जाता है। मतलब अगर पहले एक ब्लॉक माइन करने पर 50 BTC मिलता था तो हाल्विंग के बाद सिर्फ 25 BTC मिलेगा। इस तरह से रिवॉर्ड टाइम के साथ कम होता गया। आइए इसे एक टाइमलाइन से समझते हैं। 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तब रिवॉर्ड था 50 BTC। 2012 में फर्स्ट हाल्विंग हुई और रिवॉर्ड हुआ 25 BTC। 2016 में 12.5 BTC और 2020 में 6.25 BTC। 2024 अभी लेटेस्ट हाल्विंग हुई और रिवॉर्ड घटकर 3.125 BTC रह गया। 2028 अगले हाल्विंग में ये कम होकर अप्रॉक्स 1.5625 BTC हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अब समझते हैं कि हाल्विंग से इम्पैक्ट क्या होता है। सिंपल है, सप्लाई कम हो जाती है लेकिन डिमांड बढ़ती रहती है। और इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है, जब किसी चीज़ की सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ता है। इसलिए हाल्विंग के बाद हिस्टोरिकली बिटकॉइन का प्राइस हमेशा ही स्पाइक करता है। आइए जानते हैं कि फ्यूचर में बिटकॉइन का क्या रोल हो सकता है। ये तो अब सभी पूछ रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ओपिनियन दे रहे हैं। सबसे पहले लोग मानते हैं कि बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाएगा। मतलब
जैसे डिजिटल गोल्ड, जहां पहले लोग सोना एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते थे, वहां अब बिटकॉइन उस चीज को रिप्लेस कर सकता है। दूसरी बात, यूज केसेस बढ़ रहे हैं और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, अब बिटकॉइन को डेफी प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। स्पीड और कॉस्ट के मामले में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेयर 2 सॉल्यूशंस जैसे लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू फास्ट और चीप पेमेंट्स पॉसिबल हो रही हैं, जो रियल वर्ल्ड में इसको इम्पोर्टेंट बनाती हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि बिग कंपनीज, हेज फंड्स और कुछ गवर्नमेंट भी बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये सिग्नल है कि लॉन्ग टर्म में एक लॉन्ग विजन के तौर पर इसे एक एसेट के रूप में देखा जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि बिग कंपनीज, हेज फंड्स और कुछ गवर्नमेंट भी बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रही हैं। ये सिग्नल है कि लॉन्ग टर्म विजन में इसे एक फ्यूचर के एसेट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन एज वी ऑल नो, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। बिटकॉइन के साथ भी चैलेंजेस हैं और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले, रेगुलेशंस अभी भी क्लियर नहीं है। हर कंट्री का अपना व्यू है। कुछ जगह पर तो ये लीगल है और कहीं इस पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन लगता है। दूसरा, प्राइस बहुत वॉलेटाइल करती है, कभी स्काई रॉकेट हो जाता है तो कभी क्रैश हो जाता है, तो लोगों के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। और तीसरा, एनर्जी यूसेज। बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जिसके चलते एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी रेज होते हैं। लेकिन फिर भी बिटकॉइन दुनिया भर के यूथ और इन्वेस्टर्स के लिए एक होप बन गया है, क्योंकि यहाँ पैसे बैंक के कंट्रोल में नहीं, आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, एंड दैट्स अ पावरफुल फीलिंग। आखिरी बात, बिटकॉइन सिर्फ पैसा नहीं, बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी ही नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, जहाँ पावर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास न रह के इंडिविजुअल्स के पास होती है। जब तक दुनिया में इनइक्वलिटी, सेंसरशिप और फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा, तब तक बिटकॉइन का रिलेवेंस बना रहेगा। आज अगर आप बिटकॉइन के बारे में समझ रहे हैं, तो फ्यूचर के फाइनेंशियल एक बड़ी टेक्नोलॉजी के ओरिजिन को देख रहे हैं। हो सकता है कल ऐसा वक्त आए जब बिटकॉइन हर जगह यूज हो रहा हो, तब आपको लगेगा कि मैं इसके बारे में जानता तो था, लेकिन मैंने इसे यूज नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी बिटकॉइन की कहानी, एक डिजिटल कॉइन से लेकर एक ग्लोबल फिनोमिना तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करें और कमेंट में लिखें कि क्या आप बिटकॉइन के होल्डर हैं या इसे लेने का प्लान कर रहे हैं।